प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्टडी विद मी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपने सीटेट की परीक्षा की तैयारी में आप लोग लगे होंगे बेहतर तरीके से ताकि आप लोग अब की बार जो है 120 प्लस नंबर ला सकें। और निश्चित तौर पर स्टडी विद मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़ करके कंटिन्यू क्लास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो आपका सपना है ये सपना पूरा होके रहेगा। तो प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पर आपके लिए आज के इस सेशन में बहुत ही शानदार जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं या कह सकते हैं कि उस लेवल के और भी सारे बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और आज के इस सेशन में देखना है कि आप सभी कितने क्वेश्चंस का आंसर बता पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके साथ में अपने आंसर को बताते चलेंगे और अपना जो है व्यक्तिगत तौर पर मूल्यांकन भी करते चलेंगे कि तैयारी कितनी है आपकी आपके परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं प्यारे बच्चे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सब कुछ यहाँ पर क्लियर है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो चलिए जरा आप लोग बताएं भैया पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शुरुआत किया जाए भाई। पहला क्वेश्चन आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, संघवाद का क्या अर्थ है? बताएं भैया आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है संघवाद, ध्यान से समझेंगे। संघवाद आपसे पूछा गया है, संघवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संघवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? फेडरलिज्म कहते हैं। अगर हम सरकार की बात करते हैं, ध्यान समझेंगे, अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे भैया, अगर हम सरकार के विषय में बात करते हैं कि अपना जो भारत देश है या पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो सरकारें कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो सरकार जो होती है भैया इसमें क्या हो जाएगा? संसदीय सरकार हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते चलेंगे भैया। संसदीय सरकार हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? अध्यक्षीय सरकार हो सकती है। अध्यक्षीय सरकार हो सकती है। तीसरी सरकार क्या हो सकती है? एकात्मक सरकार हो सकती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट क्या हो सकती है? संघात्मक सरकार हो सकती है। ठीक है, संघात्मक सरकार हो सकती है भैया। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है? संघात्मक सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा डिटेल में आप लोग समझेंगे। ऐसी सरकार जिसमें ऐसी सरकार जिसमें शासन की जो समस्त शक्तियाँ होती हैं, ये केंद्र और राज्यों के मध्य विभिन्न सूचियों में विभाजित होती हैं, ऐसी सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? संघवाद कहते हैं। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा? इस संघवाद का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें शासन की जो सारी पावर होती हैं, जो समस्त शक्तियाँ होती हैं, ये डिवाइड होती हैं, कई पार्टों में विभाजित होती हैं। कैसे विभाजित होती हैं? कि यानी कि ये जो शक्तियाँ होती हैं केंद्रों के मध्य विभाजित होती हैं और राज्यों के मध्य विभाजित होती हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन-सी अनुसूची है जो हमें संघवाद का उदाहरण बताती है, तो वो क्या हो जाएगा भैया? आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची हो जाएगा। और इसी 7वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी हो जाएगी समवर्ती सूची। 3 सूचियों का ज़िक्र किया गया है। अर्थात यहाँ पर आपने क्या देखा? जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है,
बल्कि पावर को डिवाइड किया गया है। अर्थात जो संघ सूची होंगे, इसमें क्या होता है, इन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची में क्या होगा भैया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार ने किसी विषय पर कानून बना दिया है और राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया है, कोई एक विषय है और उस एक विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है और राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया है, तो प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? तो भैया आपका आंसर क्या होगा बहनों? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसी को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि संघवाद क्या है। तो जल्दी से जरा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि जो विकल्प है इनमें से आपका अब राइट आंसर क्या हो सकता है। चलो हम लोग देखते हैं। पहला विकल्प दिया है पूरे देश में एकात्मक प्रशासन। तो बोलो भैया संघवाद का मतलब कहीं भी आपको दिख रहा है इसमें एकात्मक शासन? अगर एकात्मक शासन की बात करते हैं तो यदि शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, तो हम ऐसी सरकार को एकात्मक सरकार के नाम से जानते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। ये जो ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ पर एकात्मक शासन की झलक देखने को मिलती है। तो पहला विकल्प भैया बताओ, बच्चों बताओ कि सही है कि गलत? आप कहेंगे सर जी गलत हो गया, तो हमने गलत कर दिया। अब दूसरे विकल्प को देखते हैं। केंद्र सरकार के हाथ में सारी प्रशासनिक बल। तो क्या केंद्र सरकार के हाथ में मैंने आपको बताया कि सारी प्रशासनिक बल है? तो बिल्कुल भैया आप लोग कहेंगे गलत, ये भी गलत मैंने कर दिया। अगर केंद्र सरकार के हाथ में ही सारी प्रशासनिक बल हो जाएगी, तो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे? एकात्मक सरकार कहेंगे। तब आपका आंसर ये हो जाता। चलो अगले विकल्प को देखा जाए भैया। देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। हाँ, ये जो है विकल्प कुछ हद तक सही हो सकता है। चलिए लेकिन हमें और भी विकल्पों को देखना है। देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन, बिल्कुल गलत। मतलब कि चौथा विकल्प भी गलत दिया गया है और आपका जो आंसर होगा भैया वो तीसरा विकल्प हो जाएगा राइट। तीसरा क्या है? देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सरकार का, तो अपने यहाँ पर जो सरकार है ये केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य जो है शासन की समस्त शक्तियां डिवाइड हैं। तो आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प जो दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। चलो एक बार मैं आप सबके कमेंट वगैरह देख लेते हैं कि आपने आंसर क्या बताया है। तो अभी हमारे पास तो किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन इतना विश्वास करते हैं कि आप सभी ने सही तरीके से अपने आंसर को बताया होगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि कमेंटबाजी ही करें आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक पंचायत समिति भारत की किस स्तर पर काम करती है? जल्दी से बताएं जरा आप लोग। तब तक हम इसे इरेज करते हैं और आप लोग थोड़ा-सा कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दो और देखते हैं कि यदि आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से जो भी भाई-बहन हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा राइट। चलो पंचायत समिति के परिप्रेक्ष्य में आंसर क्या होगा? कोई कमेंट नहीं आया है। थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन्स आपके सामने लाए हैं, सारे क्वेश्चन्स को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। यानी कि यहाँ से यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो आप लोग पेपर की खोपड़ी में छेद करके ज़रूर आएँ। ठीक है ना? चलो, देखते हैं बच्चों यहाँ पे अगर
यहाँ पर हम पंचायत की बात करें तो आपने पढ़ा होगा संविधान में एक टॉपिक होगा आपका स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन। अगर स्थानीय स्वशासन के विषय में बात करें भैया, संविधान का जो भाग 9 है, इसी में ही स्थानीय स्वशासन का ज़िक्र किया गया है। अब हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, उसे ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। भैया अभी बताइए, जैसे हम लोग हैं गाँव के निवासी हैं, हम लोग जब गाँव में रहते हैं तो हमारे बगल की नाली में पानी भर गया है, तो उस पानी की समस्या को क्या मोदी जी दूर करने आएँगे? क्या अमित शाह जी दूर करने आएँगे? नहीं। इन सारी समस्याओं का समाधान स्थानीय लोग ही करेंगे। अर्थात इसीलिए स्थानीय स्तर को मजबूत करने के लिए गठन कर दिया जाता है बच्चों किसका? पंचायत का। पंचायत का गठन कर दिया जाता है। अब देखिए जब इतिहास में स्थानीय सुशासन की झलक देखते हैं, तो हमें कहाँ देखने को मिलती है? चोल काल में। चोल काल, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, चोल काल में हमें स्थानीय स्वशासन की झलक देखने को मिलती है। लेकिन टू द पॉइंट बात करते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, उन बिंदुओं पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें भैया, तो 1957 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। मैं शार्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे ना। बी फॉर बलवंत, आर फॉर राव, एम फॉर मेहता, एस फॉर समिति। भैया जब 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो इन्होंने अपनी सिफारिश में 3 स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात बताई थी। अर्थात इन्होंने 3 स्तर क्या बताया था भैया? इन्होंने ये कहा कि ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। और इन्होंने कहा कि क्षेत्र स्तर पर क्या होगा? क्षेत्र स्तर पर क्या होगा? तो क्षेत्र पंचायत होगा। और फिर इन्होंने बताया कि जिला स्तर पर क्या होगा? तो जिला स्तर पर इन्होंने कहा कि जिला पंचायत होगा, ठीक है ना? उम्मीद है कि यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कितनी स्तर की बात की थी? 3 स्तर की बात की थी। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाद में क्या किया जाता है बच्चों? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में एक जिला है भैया, इसी जिले में नागौर नागौर नामक स्थान पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पता है आप लोग को, समय-समय पर जो है कमेटियां गठित की जाती हैं, तो अब कमेटी क्या बनती है? बाद में 1977 में ध्यान देंगे, बाद में होता क्या है? 1977 में एक कमेटी गठित की जाती है, अशोक मेहता समिति गठित की जाती है, ठीक है ना? अब ये जो अशोक मेहता समिति है, इन्होंने अपनी सिफारिश में 2 स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। अर्थात इन्होंने क्या बताया कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के स्थान पर, यानी इन दोनों बिंदुओं को इन्होंने एक कर दिया। ग्राम स्तर और यहाँ पर जो आपका क्षेत्र पंचायत है, इन दोनों के स्थान पर मंडल पंचायत के गठन की बात कही। मंडल पंचायत कहें तो भैया क्या हो जाएगा आपका आंसर? ब्लॉक कह सकते हैं। और जिला
जिला पंचायत की बात कही। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान क्या देना है? मंडल पंचायत कहाँ होगा? यानी कि ब्लॉक लेवल पर। अगर हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल पर भैया, तो ब्लॉक लेवल पर आपका क्या होगा? ब्लॉक लेवल पर आपका क्या होगा? मंडल पंचायत होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा? जिला पंचायत होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ज़रा आप लोग बताएँ तो? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या होगा? विकल्प जो बी दिया है ब्लॉक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक बार ज़रा आप लोग थम्स अप वगैरह करके बताओ भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। चलो, जल्दी से बताओ भैया सीटेट की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और केबीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ज़रा आप लोग बताएँ फटाफट कमेंट वगैरह करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो, देखते हैं भैया। हम इसे इरेज़ करते हैं और आप लोग उधर आंसर को कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। जो भी भाई-बहन हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, जो भी अग्रज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग बताएँ ज़रा आंसर क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियाँ निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? चलो भैया जल्दी से बताओ जो भी बच्चे हैं, जो भी बंधु हमारे साथ लाइव हैं सेशन में इसका आंसर क्या होगा? पहले हम उल्टे तरफ से चलते हैं, नीचे से देखते हैं विकल्प डी की तरफ से चलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण, ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण, सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, सूखे शौचालय का निर्माण। तो मैला साफ करने की प्रथा को बेटा खत्म करने के लिए अपनाई गई जो सरकारी नीतियां हैं, इनमें से आपको बताना था कि आंसर क्या होगा। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो पहला विकल्प होगा। सूखे शौचालय का निर्माण पर जो है प्रतिबंध लगाती है और सारे विकल्प आपके सही दिए गए हैं। तो आंसर क्या है? पहला जो विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? रंगभेदी सरकार, अल्पसंख्यक सरकार, राजशाही सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका में जो काले वर्ग के लोग थे और जो गोरे समुदाय के लोग थे, इन दोनों के साथ अगर देखा जाए तो जो काले वर्ग के लोग थे, श्वेत वर्गों के द्वारा उनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। जबकि जो काले समुदाय के लोग हैं, इनकी संख्या बहुसंख्यक थी। इसके बावजूद भी जो श्वेत वर्ग के लोग हैं, ये उनके साथ भेदभाव करते थे। फिर अंततः होता क्या है कि काले समुदाय और जो श्वेत वर्ग के लोग हैं, इन दोनों में कुछ रंजिश होता है, जिसकी वजह से चुनाव होता है और उस चुनाव में तख्ता पलट होता है। और यहाँ पर सरकार कैसे बनती है भैया साउथ अफ्रीका में? लोकतांत्रिक सरकार बनती है। लोकतांत्रिक सरकार बनती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले बच्चों। यानी विकल्प आपका कौन-सा दिया गया है? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन्स को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य गलत है आपको ये बताना है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तभी आप लोग बता पाएँगे, ऐसे आप लोग नहीं बता पाएँगे, ठीक है ना? क्वेश्चन्स क्या दिए हैं? पहला विकल्प क्या दिया है? जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है, ध्यान देंगे। जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है
तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का भाग माना गया है। बताना है बेटा कौन सा गलत है। चलो जल्दी से बताएं। अगर हम नीचे की तरफ से चलते हैं, विकल्प डी की तरफ से चलते हैं और देखते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना? चलो, पानी का अधिकार जो है जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है, बिल्कुल माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर देखते हैं अगर आप लोग तो अनुच्छेद 21 देखते हैं, आर्टिकल 21 देखते हैं और इसी आर्टिकल 21 में हमें लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा क्वेश्चन हिडन करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएँगी सारी बातें। चलो, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन हाँ, आर्टिकल 21 जो है आर्टिकल 21 में क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे आप लोग जानते हैं जीवन के अधिकार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? इसी आर्टिकल 21 में ही जल या जीवन का क्या क्या था विकल्प है? विकल्प को देखना पड़ेगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, 1 मिनट। हाँ, हाँ, पानी का अधिकार था, पानी का अधिकार या कहें जल का जो अधिकार है इसी में ही इनका मेंशन किया गया है, ठीक है ना? तो डी जो विकल्प है भैया ये क्या होगा आपका सही दिया गया था। अगले विकल्प को देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ध्यान देंगे इसको आपको, ध्यान देना है। देखिए, सीधी-सी बात है इसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो रहा है, इस विवाद के मामलों में अगर देखा जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ये किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तो इसके समाधान के लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया जाएगा, यानी कि ये भी विकल्प सही दिया गया है। सॉरी, हाँ, बीच मामलों में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है ना? ये भी सही दिया गया है। चलो अगला देखते हैं। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते हैं। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते, ये भी सही है। ठीक है ना? जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन होता है। हनन होता है। ये भी सही है भैया, गलत क्या है फिर यार? अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। यहाँ पे आपका जो आंसर राइट होगा भैया, ये विकल्प यही क्या होगा? सी होगा। ध्यान देंगे, थोड़ा-सा ये में क्वेश्चन बहुत वो था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है, इसका विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है ना? विकल्प सी द राइट आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है ना? चलो, अभी हम इस क्वेश्चन को बाद में डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये आपको बताना है। चलो, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। जल्दी से आप लोग बताएँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? चलिए देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? अगर आप लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना में ज़िक्र किया गया है धर्मनिरपेक्षता का। तो यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होगा? राज-काज के मामलों में भारत सरकार का कोई भी किसी प्रकार का धर्म नहीं होगा। क्योंकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। यानी यहाँ पर क्या होगा? राज्य सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा,
या राज्य सरकार जो है किसी विशेष धर्म को राजधर्म घोषित नहीं कर सकता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? अब विकल्प देखते हैं, ना राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए, बिल्कुल, बी तो बिल्कुल सही दिया है, ठीक है? आगे देखते हैं, सी, राज्य समुदायों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य समुदायों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बिल्कुल ये तो गलत दिया है। राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित न करें। यहाँ पर जो विकल्प हैं, इन विकल्प के अकॉर्डिंग देखें तो बी और जो डी दिया है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी एंड डी क्लियर? चलिए सचिन चौहान जी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन निष्ठ की बात कर रहे हैं भैया, इनमें से कोई नहीं, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? चलिए आगे देखते हैं, हाँ कुछ वो डाउट में था सचिन भैया। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डॉट डॉट वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खादान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है 23 से 24 है, इसमें क्या बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है और अनुच्छेद 23 में ही कहा गया है कि यदि कोई भी नाबालिग बच्चा है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, तो उसको किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा आपका? 14 हो जाएगा, यानी विकल्प जो होगा आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए जो भी बच्चे आप लोग लाइव हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मीडिया के संदर्भ में, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? जल्दी से बताएंगे जो भी भाई बहन हमारे साथ लाइव हैं। एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? मीडिया विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा संरक्षित किया जाएगा। ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट, मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना, बिल्कुल गलत है दिया है। एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं है। मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। बताओ भैया चारों विकल्पों में से आंसर क्या होगा? टी शर्ट अच्छी है SWM की। थैंक यू सो मच सचिन जी, जल्दी से बताएं क्या आंसर राइट होगा? मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। अगर हम देखें तो एजेंडा तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में तो जो डी विकल्प दिया है यही क्या होगा आपका राइट और प्रमाणित आंसर होगा, ठीक है? अभी सचिन जी कह रहे हैं कि टी शर्ट बड़ी अच्छी है, तो हमें भी लग रहा है कि ठीक ठाक है भैया। पीछे भी आप लोग देख सकते हैं, बेहतरीन है ना? अगर बेहतरीन है तो जरा आप लोग थम्स अप करके बता दें एक बार भैया, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है। कौन सा वाक्य सही है? लोग देखते हैं समझते हैं। पहला जो विकल्प दिया है, पहले विकल्प में क्या दिया है? सरकार राज्य का एक अंग होती है। अब बताओ भैया, दूसरा क्या है? सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखते हैं, मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। आप बताओ, बदल सकते हो? कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। बताओ भैया आंसर सही क्या होगा? जो भी भैया हमारे साथ लाइव हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा हिडन करते हैं, उसके बाद बताते हैं शानदार तरीके से डिटेल में, तब मजा आएगा, ठीक है ना? चलो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि राज्य के विषय में थोड़ा-सा देखेंगे आप लोग, चलो इधर आ जाते हैं थोड़ा-सा। देखिए, राज्य के विषय में देखेंगे, तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि राज्य जो है, राज्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? बहुत शानदार है। अभी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ये बात, ध्यान देना। राज्य के आवश्यक तत्व की बात करें, सम एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं, इनमें क्या होता है बच्चों? इनमें जो पहला तत्व होगा जनसंख्या होगी, जो पहला तत्व होगा वो जनसंख्या होगा।
दूसरा जो तत्व होगा राज्य का, वो भूभाग होता है। तीसरा जो तत्व होता है, वो सरकार होती है। जो चौथा तत्व होता है, वो संप्रभुता, जिसे कहते हैं सॉवरेनिटी, ये होता है। ठीक है ना भैया? अब देखिए, जनसंख्या की बात करें भैया, कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए राज्य की, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों ने बात बताई थी। जैसे प्लेटो ने कहा था कि राज्य की जो जनसंख्या है कितनी होगी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अरिस्टोटल ने क्या कहा था और रूसो ने क्या कहा था, ठीक है ना? 60 में मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेटो ने कहा कि राज्य की जो जनसंख्या है वो 5040 होनी चाहिए। अरिस्टोटल ने कहा राज्य की जो जनसंख्या है लगभग 1 लाख होनी चाहिए, जिससे कि राज्य के निवासियों का पालन पोषण किया जा सके। और रूसो ने कहा कि राज्य की जो जनसंख्या है 10,000 होनी चाहिए। अगर प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक देखें भैया, प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है रिपब्लिक, जिसे कहते हैं गणराज्य। अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक देखें, इनकी क्या है? पॉलिटिक्स है, जिसे कहते हैं राजनीति या राजनीति शास्त्र कहते हैं। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सामाजिक समझौता, जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये बुक है। भूभाग की बात करें कि लैंड होनी चाहिए, सरकार की बात करें सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता, संप्रभुता को आप लोग नहीं समझ रहे हैं। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है संप्रभुता का अर्थ। सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है। जिसके पास इस तरह की सर्वोच्च शक्ति होगी, वही राज कहलाने का अधिकारी होगा। तो वर्तमान में भारत जो देश है, इसके पास क्या है? सर्वोच्च शक्ति है। अर्थात हम लोग अपने आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र हैं। यानी कि आंतरिक कोई डिसीजन लेना है भारतीय सीमा के अंदर, तब भी हम लोग क्या है? स्वतंत्र हैं। और बाहरी कोई सीमा लेना है, भारत देश से बाहरी इन विदेशों से संबंधित कोई सीमा लेना है, तब भी हम लोग क्या है भैया? स्वतंत्र हैं। किसी की कोई भी हम लोग गुलाम नहीं हैं। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा पर हमला किया और उसके जवाब में आदरणीय मोदी दामोदर दास जी ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण जो है पाकिस्तानियों को दिखा दिया कि इंडिया की पावर क्या है। और अभी आपने भैया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका उदाहरण आपने देखा, कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या प्राप्त है? सॉवरेनिटी प्राप्त है, हम लोग पूर्ण संप्रभु बन गए हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अब हम लोग उसको देखते हैं भैया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सरकार राज्य का एक अंग होती है। तो बिल्कुल भैया, सरकार जो है ये राज्य का अंग होती है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो आंसर क्या राइट होगा? तो जो पहला विकल्प है ना, वही राइट होगा, बाकी फॉल्स हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है, जरा एक बार आप लोग थम्स अप करके बताओ, बात समझ में आ गई? बहुत से अच्छा लगा है आपकी क्लास, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। चलो भैया, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जल्दी से आप लोग बताएंगे, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? इसको तो भाई कोई बच्चा होगा ना, तो वो भी बता लेगा। चलो, अगर बता सकते हैं तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, फिर इसका आंसर क्या होगा। तब तो हम कुछ समझें कि आप लोग स्टडी विद मी से जुड़ करके तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि अंतिम व्याख्याता क्या होगा। चलो, यहाँ पर देखते हैं भैया, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद। आपका इंतजार करें कमेंट का कि हम चलें आगे? जल्दी से ये बताएं पहले आप लोग। चलो, हमें लगता है कि हमको ही बताना पड़ेगा। न्यायपालिका होगा भैया आंसर। क्या होगा? न्यायपालिका होगा। न्यायपालिका, ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा भैया, ये भी तो समझना है क्यों। यहाँ पे मैं आपको क्यों का जवाब देने चल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे बस आप लोग। देखिए, देखिए भैया, संसद यहाँ पर क्या करती है, ध्यान से समझेंगे। संसद क्या करती है?
तो संसद जो है भैया कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून बनाती है। संसद कानून बनाती है, अर्थात जो संसद है, ये मौलिक अधिकार जो आपके हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, यही तो आपके कानून हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये सब क्या है? कानून ही तो हैं। अब यदि मान लीजिए कि सरकार जो वर्तमान में है मोदी सरकार, और मोदी सरकार कोई ऐसी कानून बना देती है जो आपके मौलिक अधिकारों को छीनती है, मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो बताओ अब आप क्या करेंगे? भैया वर्तमान में भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है कि वो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, इनका हनन कर रही है। तो अब भैया आपके पास अंतिम चांस कहाँ पे जाने का है? तो सीधा भैया आप लोग भाग के आएँगे, न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। वो भी कैसे? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और आर्टिकल जो है 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो बताओ भैया अंतिम व्याख्याता क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, ये राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जरा आप लोग बता दें, बात समझ में आ गई है? जो भी भाई बहन प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है? हम लोग आगे फिर चलें, ठीक है? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 देख सकते हैं, जरा आप लोग इसका आंसर बताएं। जो भी बच्चे लाइव हैं हमारे साथ, जरा इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे फटाफट आप लोग, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग भारत को संबोधन करने के लिए 1949 में संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे? चलिए, फटाफट आप लोग बताएंगे संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द इसमें नहीं था? चलो, यहाँ पर डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना? डिटेल में देखते हैं। लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र, संप्रभु। यानी कहने का मतलब है कि संविधान की प्रस्तावना जब स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग डॉट 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 सब आप लोग जानते हैं, उसमें कौन-सा शब्द नहीं था प्रारंभ में, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि एक वाद हुआ था संविधान में, उसका नाम है केशवानंद भारती वाद हुआ था। भारती वाद हुआ था, ठीक है ना? इसी केशवानंद भारती वाद में ये न्यायालय ने ये कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और फिर अब तक जो है संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन किया गया, और 3 शब्दों को जोड़ा गया है। शब्द क्या हैं बच्चों? समाजवादी, शब्द क्या है? समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, तीसरा है अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो भैया आप बताइए कब जोड़ा गया 3 शब्दों को? 1976 में। और क्या पूछा गया था? 1949 में संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था विकल्प में? तो समाजवादी। तो समाजवादी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भैया विकल्प बी हो जाएगा राइट। क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं जो भी बच्चे लाइव हैं हमारे साथ, आगे चला जाए। चलो, आई होप कि सब कुछ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है, जिसके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं, वहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिशु सदन, सैनिटरी पैड निकालने की मशीन, महिला अध्यक्ष यातायात। बताओ भैया क्या आंसर होगा? सीटेट में क्वेश्चंस आया है प्रीवियस ईयर में, तो जरा आप लोग बता दें एक बार कमेंट करके, ठीक है?
जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग बताएं कि आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीटेट ने जो आंसर माना था इसके परिप्रेक्ष्य में शिशु सदन, ये आपका राइट आंसर माना था और शिशु सदन को अभी इस समय हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना? बट आप लोग जान लीजिए कि ये पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, हम बाद में आपको इसको बता देंगे, ठीक है ना? शिशु सदन क्या होता है? क्रेकी। चलो आगे देखेंगे भैया, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएँगे जो भी बच्चे लाइव हैं, जो भी बच्चे लाइव हैं हमारे साथ। ज़रा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएँगे, एक बार आप सबके कमेंट वगैरह देख लेते हैं भैया, आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या? ज़रा आप लोग बता देते तो कुछ मज़ा और आ जाता। जो भी बच्चे लाइव हैं, कुछ कमेंट आप लोग करना नहीं चाहते हैं भैया, कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं, संसद की बात की जा रही है ना यहाँ पे, संसद। चलो देखते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना? अब देखिए, लोकसभा जो है अगर बात करें तो लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ठीक है ना? तो जो राज्यसभा है, इसी राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर जो राइट होगा, वो विकल्प क्या होगा? सी जो दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले। आप जाएँगे प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे अपने ऐप को, मोबाइल को, तो नीचे आपको मिलेगा संविधान का सेक्शन। उस संविधान के सेक्शन में मैंने सारी बातों को बहुत ही डिटेल में करा दिया है संसद को, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी से आप लोग बताएँगे भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो, जो भी लाइव हैं आप लोग बताएँ इस क्वेश्चन्स का आंसर क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। रोजा पार्क द्वारा, रोजा क्या है? एक लड़की है, ठीक है ना? परेशान मत होना। रोजा पार्क द्वारा बस से अपनी सीट देने से मना करना। रोजा पार्क द्वारा बस से अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु माना है? चलो, विकल्प क्या है? जेंडर अधिकार आंदोलन, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, श्वेत महिलाओं के लिए न्याय आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा नागरिक अधिकार आंदोलन, विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? समानता का उल्लेख यानी कि भैया अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है ना? इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की समानता का उल्लेख, वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। ये तो मौलिक अधिकार की मैंने बात बताया, ठीक है ना? लेकिन प्रस्तावना में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना? प्रस्तावना में, अगर प्रस्तावना में अगर देखेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार के समता की बात की गई है। पहला क्या है? प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर की समता के विषय में बात की गई है, ठीक है ना? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 16 है। दलित शब्द का अर्थ है बेटा क्या? जल्दी से बताओ आप लोग। दलित शब्द का अर्थ क्या है? जो भी लाइव है हमारे साथ बताएंगे इसका आंसर। कुचला या टूटा हुआ, क्रांतिकारी, संघर्ष, बहिष्कृत। तो दलित का अर्थ क्या होगा? कुचला या टूटा हुआ, यानी कि पहला जो विकल्प है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती नाम क्या है? आपको बताना है। जो भी बच्चे लाइव हैं जरा आप लोग बताएंगे। फेडरल कोर्ट
फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना? सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसका जो गठन किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की गठन संबंधी अधिकारिता भारत की संसद को दी गई है, ठीक है ना? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहला जो विकल्प है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। चलिए, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते, तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 19 से 22 में इसका जिक्र किया गया है, समानता का, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका जिक्र किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 में इसका जिक्र है, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 में इसका जिक्र है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ ये आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे आप लोग जरा। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनती है? तो आंसर क्या होगा भैया? डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार बनती है, ठीक है? अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? ये आपको बताना है। विकल्प क्या है? पहला दिया है, नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसीलिए इसे बदलने की जरूरत है। इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया, संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था, इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। तो आंसर क्या है बच्चों? ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बताएंगे आप लोग। हमें लगता है कि इसका जो आंसर होगा बेटा, इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को समाहित किया, बी को छोड़ करके आपका सारा आंसर राइट हो जाएगा, यानी ए सी डी। आंसर क्या होगा? ए सी डी, यानी सी विकल्प होगा, ठीक है? ए सी डी, ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये भाई आज का क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया यहीं पे समाप्त। चलो जो भी बच्चे लाइव थे, एक बार जरा आप लोग बताएं, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया? जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव थे, जरा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ समझ में आ गया? अगर सब कुछ समझ में आ गया है, तो आज की सेशन को यहीं पर हम करते हैं एंड। और यदि आप लोग चाहते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत सुझाव दे सकते हैं कि कैसी क्लासेस चलनी चाहिए, क्या आप पढ़ना चाहते हैं कुछ अलग एक्स्ट्रा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके कमेंट को यहाँ पर देख रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं भैया। चलिए, सचिन चौहान, मीरा जी, सब कुछ आपने सारे बच्चों ने कमेंट किया है। तो आज के प्यारे बच्चों, इस सेशन को यहीं पर हम करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें आप सभी स्टडी विथ मी के साथ। बेस्ट ऑफ लक।